हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का क्लास है क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब कि एलिमेंट का फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट का क्लासिफाई करते हैं हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो ये क्लासिफिकेशन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मेटल्स जितने भी है, इसका जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहेगा वो सेम रहेगा, और नॉन मेटल्स जो है इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम लोग इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। इसका मतलब जितने भी मेटल्स है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। तो देखते हैं क्या क्या मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। अब मेटल्स का एग्जाम्पल में क्या आ गया, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक। Metals in their pure state having a shining surface and this property is called metallic luster। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि मेटल मेटेलिक लस्टर शो करेगा, मतलब मेटल का क्या रहेगा, शाइनिंग रहता है। मेटल में क्या रहेगा, शाइनिंग रहेगा, मेटल और लस्टर। Metals are generally hard and the hardness varies from metal to metal। metals जो है ये generally hard होता है, लेकिन ये जो hardness होती है ये वेरी करता है। मतलब एक metal से दूसरे metal में कोई metal ज़्यादा hard रहेगा तो कोई metal थोड़ा soft रहेगा। तो इस तरीके से जो hardness होती है ना, ये metal to metal वेरी करता है, बट metals जो है वो generally hard होता है। Third properties. Some metals can be beaten into thin sheets and this property is called malleability। देखिए, this मेटल्स जो है ये मैलेबिलिटी शो करता है। मैलेबिलिटी क्या है, तो मैलेबिलिटी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का, जिसमें हम लोग मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स in which the metals can be beaten into thin sheets गोल्ड एंड सिल्वर अ मोस्ट मैलेबल मेटल। मोस्ट मैलेबल मेटल क्या है, तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये मोस्ट मैलेबल मेटल्स हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल का, जिसमें हम लोग मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करते हैं। मेटल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, वायर में। तो डक्टिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इन विच द मेटल्स are drawn into thin wire in which the metals are drawn into thin wires। gold is the most ductile metal। most ductile metal क्या है, तो gold जो है ये most ductile metal है। तो देखिए malleability और ductility क्या है। in malleability drawn in beaten into thin sheets and ductility in which metal is drawn into thin wires। It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs। देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, malleability and ductility, इसी के कारण हम लोग मेटल्स को डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, जैसा कि हम लोग चाहे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स क्या है, तो इसका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो बेस्ट कंडक्टर क्या है आपका, सिल्वर है एंड कॉपर है। लीड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और लीड और मरकरी क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, तो सिल्वर एंड कॉपर है, और लीड और मरकरी जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है।
You must have seen that wires that carry current in your homes having a coating of polyvinyl chloride और रबर लाइक मटेरियल। तो इसको हम लोग जो वायर्स होती है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो वो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉटिंग करते हैं। किससे कॉटिंग करते हैं तो याद रखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड से करते हैं या रबर लाइक मटेरियल से करते हैं। तो इसको इसलिए वायर को हम लोग कॉटेड करते हैं क्योंकि ये जो वायर रहता है ना ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, इसलिए इसको हम लोग कॉटिंग करते हैं किससे, पॉलीविनाइल क्लोराइड से और रबर लाइक मटेरियल से। What happens when metals strike a hard surface? देखिए मेटल्स जो है वो आपका जनरली हार्ड होता है, तो जब भी मेटल्स को अगर हम लोग हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करता है। इसलिए मेटल को हम लोग क्या कहते हैं कि ये सोनरस होता है। सोनरस मतलब क्या होता है, सोनरस मतलब होता है कि जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। तो द मेटल्स that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous। तो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि मेटल possesses metallic luster। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुआ, मैलेबल शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, metals are good conductor of electricity, and metals produce sound। नेक्स्ट टॉपिक, नॉन मेटल्स। अब देखिए नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना ये जस्ट अपोजिट है आपका फिजिकल मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। जैसे कि अगर मेटल्स जो है आपका साउंड प्रोड्यूस कर रहा तो नॉन मेटल्स जो रहेगा वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर मेटल्स जो है अगर ये मेटेलिक लस्टर शो कर रहा है तो नॉन मेटल्स क्या करेगा, वो मेटेलिक लस्टर शो नहीं करेगा। अगर मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो नॉन मेटल्स क्या रहेगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेटल्स जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा तो नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर मेटल्स जो है जनरली हार्ड है तो नॉन मेटल जो रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा। In the previous class, you have learned that there are very few non-metals as compared to metals, and some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen. The non-metals are either solid or gaseous except bromine, which is a liquid। देखिए बहुत ही कम नॉन मेटल्स से एज कम्पेयर्ड टू मेटल्स, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये नॉन मेटल्स जो है ये सॉलिड और गैसेस स्टेट में है, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में है। तो ये याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन मेटल्स जो रहता है या तो सॉलिड स्टेट में रहेगा या तो गैसेस स्टेट में रहेगा। एक्सेप्ट ब्रोमीन जो है वो क्या रहेगा, तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें आपका मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज़। तो जैसा मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ था उसका जस्ट अपोजिट आपका क्या है, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि अगर मेटल्स जो है ये मेटेलिक क्लस्टर शो कर रहा तो आपका नॉन मेटल्स जो है डू नॉट शो नॉन मेटेलिक क्लस्टर। अगर मेटल्स जो है हार्ड है तो ये क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। अगर ये मैलेबिलिटी शो कर रहा है तो ये मैलेबिलिटी शो नहीं करेगा। अगर ये डक्टिलिटी है तो ये डक्टाइल नहीं रहेगा। अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये प्रोड्यूस करेगा साउंड तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्लासीफाई करते हैं। You
must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, अब देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम लोग ऐसे ग्रुपिंग नहीं कर सकते केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि मेटल्स जो नॉन मेटल्स जो है ये क्या है आपका सॉलिड स्टेट में और गैसेस स्टेट में था, लेकिन सिर्फ ब्रोमीन जो है ये आपका लिक्विड स्टेट में है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो ऐसे ही कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है जो कि एक्सेप्शन प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए मेटल्स जो था वो तो हार्ड था, लेकिन आपका जो मर्करी मेटल्स है एक्सेप्ट मर्करी मेटल्स जो है सॉरी मेटल्स जो है एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन आपका गैलियम और सीजियम ऐसा मेटल्स है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो कौन सा ऐसा मेटल्स है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो गैलियम है और सीजियम है। गैलियम और सीजियम एक ऐसा मेटल्स है जो लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये एक्सेप्शंस हो गया। और एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर में। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल्स है ये क्या रहेगा आपका सॉलिड रहेगा। आयोडीन इज ए नॉन मेटल्स बट इट इज लश्यर। देखिए अब हम लोग देखे थे ना कि नॉन मेटल्स जो है वो मेटलिक्स लश्यर शो नहीं कर रहा, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्यर है, तो ये क्या हो गया एक्सेप्शन केस हो गया। अब कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन allotrope. Diamond and allotrope of carbon is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a good conductor of electricity. अब देखिए अब जितना नॉन मेटल्स है वो क्या है आपका सॉफ्ट है और वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन डायमंड जो है जो कि आपका एलोट्रोप है कार्बन का, और कार्बन क्या है कार्बन नॉन मेटल है, तो ये जो एलोट्रोप है कार्बन का ये कैसा सब्सटेंस है, तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि नॉन मेटल्स जबकि आपका मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन मेटल और मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा है। सॉरी मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है ये नॉन मेटल है और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सेप्शन केस हो गया। अब ग्राफाइट ये भी एलोट्रोप है कार्बन का जो कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स तो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो कि ग्राफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रोप है ये क्या है आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Alkali metals, lithium, sodium, potassium, are so soft that they can be cut into with a knife. They have low densities and low melting point. अब कुछ अल्कली मेटल्स है जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ये सॉफ्ट रहता है और इसको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो डेंसिटी भी है लो मेल्टिंग पॉइंट भी है, जबकि मेटल्स जितने भी है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट से। तो इस तरीके से कुछ एक्सेप्शंस प्रॉपर्टी आपका मेटल्स का और नॉन मेटल्स का है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को में ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ केसेस जो था एक्सेप्शनल आ जा रहा था, तो हम लोग इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कुछ मेटल्स लेते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम।
व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नट इन एयर? क्या होता है जब कोई मेटल्स जो है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब? जैसे कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लैम। अगर मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है तो ये क्या दे रहा है? वाइट फ्लैम दे रहा है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल है अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या दे रहा? मेटल ऑक्साइड दे रहा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या दे रहा है? आपका कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। तो इस तरीके से अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड बना रहा है। Recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acid. We have learned that metal oxides are basic in nature. हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का रहता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो है जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है. Such metal oxide react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoric oxide. तो ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर करेगा वो दोनों एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? साल्ट एंड वाटर. तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटिक ऑक्साइड कहते हैं. तो एम्फोटिक ऑक्साइड क्या हुआ? एम्फोटिक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड हुआ जो कि दोनों एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करता है और एसिडिक और बेसिक बिहेवियर का होता है. तो सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस to produce salt and water are known as amphotic oxide. For example, aluminium oxide और जिंक ऑक्साइड. तो देखिए इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा तो ये क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है, यानी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा. और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा तो ये क्या दे रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट दे रहा है और वाटर रिलीज कर रहा. तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज. देखिए अधिकतर मेटल ऑक्साइड जो रहता है ये वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो है जब ये वाटर के साथ डिजॉल्व करता है तो ये अल्कलीज बनाता है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड. ये जब वाटर के साथ डिजॉल्व कर रहा तो ये क्या बना रहा है? अल्कलीज बना रहा है. जिससे सोडियम ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ डिजॉल्व कर रहा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा, और पोटासियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ डिजॉल्व कर रहा तो ये क्या बना रहा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है. तो इस तरीके से आपका कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड ये वाटर के साथ डिसॉल्व करेगा तो क्या बनाएगा? अल्कलीज प्रोड्यूस करेगा. और मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो रहता है वो इनसॉल्युबल रहता है वाटर में. All metals do not react with oxygen at the same rate. देखिए जितने भी मेटल्स है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, मतलब डिफरेंट मेटल्स सो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. देखिए पोटासियम और सोडियम का जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ ये काफ़ी रिएक्टिव होता है. Hence, to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in kerosene oil. इसलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि इससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ये जो रहता है काफ़ी आपका रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं. तो कौन सा मेटल है जिसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं? तो वो क्या है आपका? पोटासियम एंड सोडियम में. At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide, and the protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. देखिए कुछ metals जो रहते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके ऊपर हम लोग एक thin layer का ऑक्साइड बनाते हैं ताकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो, मतलब वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन ना हो. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग.
बट आयरन फीलिंग बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लैम ऑफ द बर्नर। देखिए आयरन तो बर्न नहीं कर रहा है हीट करने से, लेकिन जो आयरन फीलिंग से वो बर्न करता है। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कॉटेड विथ a ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर बर्न नहीं करता है, लेकिन जब ये मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो वो एक ब्लैक कलर का लेयर बनाता है, उस वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड रहता है। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। और सिल्वर और गोल्ड जो है ये इवन हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है। एंड ऑडिजिंग Anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium। देखिए जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनऑडिजिंग कहते हैं। इसमें एक थिक लेयर ऑक्साइड लेयर का एल्यूमिनियम का बनता है। तो एल्यूमिनियम जो है डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर when exposed to air and this aluminum oxide coat makes it resistant to further corrosion। देखिए जब एल्यूमिनियम जो है जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक थिन लेयर बनाता है, थिन ऑक्साइड लेयर बनाता है। तो ये क्या करता है, ये ऑक्साइड लेयर जो रहता है ये फर्दर कॉरोजन होने से बचाता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अगर थिकर ऑक्साइड लेयर बनता है तो क्या होगा, ये फर्दर कॉरोजन से या आपका ऑक्सीडेशन से ये प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरिंग एनऑडिजिंग a clean aluminium article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid। देखिए एनऑडिजिंग के समय क्या होता है, एक एल्यूमिनियम आर्टिकल हम लोग लेंगे, उसको एनॉड बनाएंगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो रहता है एनॉड में आपका इवॉल्व होता है और वो इवॉल्व होते के साथ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाता है। और ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जो रहता है एक अट्रैक्टिव लुक देता है उस एल्यूमिनियम आर्टिकल को। You must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metals taken here, and the reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium। देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सोडियम मेटल होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम जो रहता है उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहता जितना ज़्यादा कि सोडियम रहता है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प्स टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो उसकी रिएक्टिविटी को हम लोग नहीं बता सकते कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, आयरन, कॉपर और लेड में से। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।